हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुविज ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज शशि और आज हम क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज उनके आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज क्रॉप एंड हाउ डज दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। कि क्रॉप क्या है और सीजन के बेसिस पे हम उसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रॉप क्या है। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक तरह के प्लांट सेम काइंड के एक जगह पर बहुत लार्ज क्वांटिटी या लार्ज स्केल पे जब बोया जाता है उन क्रॉप्स को या उन प्लांट को, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in field are that of wheat. Okay. Crops are of different type like cereals, vegetable, fruits and pulses also. Crop जो है अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि अनाज हो गया, सब्जियां, फल, दलहन जो आपका कहलाता है। There are different season throughout the year mainly, और साल में अलग अलग सीजन भी आते हैं, जैसे रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। इसीलिए क्रॉप्स को भी हम ऑन द बेसिस ऑफ सीजन डिफरेंट पार्ट में बांटते हैं। पहला, खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, मेज, पैडी, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। वहीं उन क्रॉप्स को जिन्हें हम सर्दियों में या विंटर सीजन में लगाते हैं, क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, wheat, gram, pea, mustard and linseed are example of rabi crops. Third है जैद क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड जैद क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो समर सीजन में लगाई जाती हैं कहलाती हैं जैद क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, कुकुम्बर, पम्पकिन, टोमेटो, बिटर गार्ड जिसे हम करेला कहते हैं, वाटरमेलन एंड अदर वेजिटेबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ जैद क्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहला डिफरेंस है कि जो रबी क्रॉप्स हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। वहीं दूसरा, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वहीं वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में लगाई जाती हैं वो खरीफ क्रॉप कहलाती हैं। जो रबी क्रॉप्स होती हैं, इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट एंड लेस वाटर टू ग्रो। उन्हें ठंडा वातावरण, साथ ही कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें सर्दियों में लगाया जाता है। वहीं जो खरीफ क्रॉप है, दिस रिक्वायर्ड हॉट वेदर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। इन्हें बहुत टेम्परेचर की, साथ ही साथ बहुत सारे पानी की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें रेनी सीजन में लगाते हैं। जनरली हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल एंड मई मंथ। जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो अप्रैल और मई मंथ के बीच में हार्वेस्ट की जाती है, यानी फसल तैयार हो जाती है और उसे अप्रैल और मई के महीनों में काटा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं खरीफ क्रॉप की, तो जनरली हार्वेस्टेड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। तो जो खरीफ क्रॉप है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ में फसल तैयार होने के बाद हार्वेस्ट की जाती है। रबी क्रॉप के एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। वहीं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में, जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई पैडी कैन बी ग्रोन इन विंटर सीजन, कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। जो पैडी है उसे हम विंटर सीजन में क्यों नहीं लगा सकते। क्योंकि पैडी जो है खरीफ क्रॉप है, उसे बहुत सारा पानी, लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए उसे हम रेनी सीजन में लगाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ मस्टर्ड क्रॉप इज सोन इन समर सीजन। सभी को पता है मस्टर्ड क्रॉप कौन सी क्रॉप है। मस्टर्ड क्रॉप जो है एक रबी क्रॉप है। अगर उसे मैं समर सीजन में लगा दूं तो क्या होगा। मस्टर्ड नीड्स लोअर टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। So if mustard is sown in summer season, it would adversely affect the crop productivity. तो मस्टर्ड जो है, क्योंकि वो रबी क्रॉप है, उसे टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए उसे हम समर में नहीं लगा सकते। अगर हम उसे समर में मस्टर्ड क्रॉप को अगर लगा देते हैं तो क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी या क्रॉप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होगी या काफ़ी खराब हो सकती है। इसी कारण से हम रबी क्रॉप्स को समर सीजन में और खरीफ क्रॉप को विंटर सीजन में नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनकी टेम्परेचर और वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है, व्हाट आर बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक काम हम एक क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से कर सकते हैं।
क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन आर द प्रैक्टिसेस और टास्क टू रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में ये 7 तरह की प्रैक्टिसेस आती हैं। सबसे पहली है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, सबसे पहले आपको कोई भी फसल लगाने के लिए मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। इट इज डन बाय यूजिंग टूल्स एंड डिगिंग बाय कैटल दैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। ये जो है कई टूल्स और जानवरों की हेल्प से भी किया जाता है, ताकि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसको टर्न और लूजन यानी उसे अलट पलट दिया जा सके और मिट्टी को थोड़ा ढीला बनाया जा सके। दूसरा स्टेप आता है सोइंग ऑफ सीड। अब आपकी मिट्टी तैयार हो गई, अब आपको बीज बोने हैं। आफ्टर डिगिंग ऑफ सॉइल सीड्स आर सोन बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। ओके, जो अब आपकी एक बार मिट्टी तैयार हो गई तो आप क्या करते हैं, सॉइल की डिगिंग के बाद उसमें सीड उगाते हैं बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स के एक टूल है जिसके थ्रू आराम से इजीली हम बीज को बो सकते हैं। तीसरी प्रैक्टिस है एडिंग मैन्योर टू फर्टिलाइजर्स। तीसरा स्टेप है, आपने सॉइल प्रिपेयर की, बीज को बो दिया, अब आपको उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना है। ये किस लिए ऐड किया जाता है? बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ स्टेप आता है इरिगेशन। इरिगेशन यानी अब जब सॉइल तैयार हो गई, बीज हमने बो दिए, अब फर्टिलाइजर और मैन्योर भी ऐड कर दिया, अब उस फसल की हमें सिंचाई करनी है। इरिगेशन क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल पे हमें उस क्रॉप को जितना भी पानी की आवश्यकता है वो हमें उसे देना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन हो गया, और अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है, दैट इज नेक्स्ट प्रैक्टिस इज सॉरी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। कई बार क्या होता है, मेन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी उसी फील्ड में ग्रो हो जाते हैं। सो अनवांटेड प्लांट्स आर रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ वीडिंग। तो वीडिंग का जो प्रोसेस है उसे यूज करते हुए जो अनवांटेड प्लांट्स है उन्हें हम हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। अब जब आपकी फसल पूरी तरह तैयार हो गई है तो अब उसे हार्वेस्ट करने का टाइम है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एक बार जब फसल मेच्योर हो जाती है, पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो हम उसे कट कर लेते हैं। सेवेंथ है स्टोरेज। हार्वेस्टेड क्रॉप आर देन प्रॉपरली स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। अगर हमने इतनी मेहनत करके एक फसल को उगाया है तो उसका प्रॉपर स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है। So, कितने स्टेप्स हो गए? 7 स्टेप्स। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing of seeds, adding manure and fertilizers, then irrigation, then protecting the crops from the weed, protecting the main crops from the weed, harvesting, and then storage of the harvested crops. है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है हाउ कैन सॉइल बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। हमने प्रिपेयरिंग क्रॉप सॉइल प्रिपरेशन तो पढ़ लिया, पर कैसे किया जाए? ओके, सो फर्स्ट स्टेप है, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जो सॉइल है उसकी लूजनिंग और उसको अलटा पलटा जाता है। और इस प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। सेकेंड है, दिस इज डन बाय यूजिंग द प्लो। दीज प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये किसकी लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल जो हम कर रहे हैं वो किसकी मदद से करते हैं? प्लग की हेल्प से। और ये जो है वुड या आयरन का बना होता है। ओके, द प्लग्ड फील्ड हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। ओके, जो प्लग्ड फील्ड होता है उसमें बड़े बड़े मिट्टी के क्रम्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में ढेले कहते हैं। तो अब क्या करना होता है, हमें इन बड़े बड़े क्रम्स को तोड़ना होता है। सो हाउ विल वी डू इट? इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स बाय लेवलिंग। फिर हम लेवलर का यूज करते हैं और उन क्रम्स को तोड़ते हैं। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग ऑफ सीड्स एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अच्छे से बीज प्रॉपर एक सही डिस्टेंस पे बीज को बोया जा सके, साथ ही साथ इरिगेशन में भी हेल्प मिलती है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर की मदद से सॉइल को लेवल किया जाता है। प्लग एंड हो आर ट्रेडिशनल टूल्स यूज्ड फॉर टिलिंग एंड प्लगिंग द सॉइल। जो प्लग और हो, यानी जो प्लग और हो जो टूल्स हैं, ट्रेडिशनल टूल यानी पुराने ज़माने के टूल हैं जो टिलिंग और प्लगिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन नाउ अ डेज जो है, ये जो प्लगिंग है, इट इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाने वाले कल्टीवेटर से की जाती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एज वेल एज टाइम। इससे जो काम का कई दिनों में होता था, वो एक बहुत जल्दी 4 दिन का काम शायद एक दिन में हो जाता है, और लेबर भी बहुत कम लगती है। सो ये सारे स्टेप है जिससे हम अपनी मिट्टी को, सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। जब हमने सॉइल प्रिपेयर की तो हमने सॉइल को टर्न और लूजन किया, पर इसकी ज़रूरत क्यों है? The soil needs to be turned and loosened because this allow the roots to penetrate deep into the soil. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है, जो पेड़ की जड़ें होती हैं उनको ज़मीन के अंदर, काफ़ी अंदर अंदर तक जाने में मदद करती है। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. सॉइल लूज होती है, जो लूज होती है, जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो इजीली ब्रीथ कर सकती है, फिर वो चाहे कितना भी अंदर चले जाए। The loosened soil help in growth of earthworm and microbes present in the soil. जो loosened soil होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा होता है, तो वहाँ पे उसकी वजह से अर्थवॉर्म और बहुत से माइक्रोब्स भी डेवलप हो जाते हैं। Only a few centimeter of top layer of soil supports plant growth. Turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. हम सभी को पता है सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर ऊपर की कुछ ही सेंटीमीटर की परत जो है जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ में सपोर्ट करती है। तो जो सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग है उससे एक काम ये भी होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं पूरी सॉइल में, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें सॉइल को टर्निंग टर्न और लूजन करने के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अभी हमने पढ़ा कि loosening of soil जो है वो easily breathe करने में help करती है, पर क्यों? Loosening of soil allow roots of plant to penetrate deeper into the soil and use the air trapped between soil particle to breathe easily. जब हम सॉइल को लूज यानी ढीला कर देते हैं तो जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल के बहुत अंदर, डीप इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर चली जाती हैं, और जो एयर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप होती है उस एयर को भी जड़ें बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेती हैं अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए। इसलिए लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कह रहा है हाउ अर्थवॉर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म कैसे फार्मर्स का फ्रेंड है? अर्थवॉर्म जो है फार्मर के फ्रेंड्स कहलाते हैं, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। Earthworm are friend of farmer as they turn and loosen the soil and add humus to it. अर्थवॉर्म क्या करते हैं? वो अपने मूवमेंट से सॉइल जो है उसको टर्न करते हैं, लूजन करते हैं। ओके, नेचुरली इसके लिए उन्हें हमें किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल की ज़रूरत नहीं है। अर्थवॉर्म अपने मूवमेंट के थ्रू ही सॉइल को टर्न और लूजन करते हैं और उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। वहीं अगर देखा जाए सेकेंड पॉइंट, डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट decomposed by earthworm and microbes present in soil. In this way various nutrient in dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं ये इस टाइम के साथ अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की एक्टिविटी और इनके द्वारा क्या किया जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। अब जब डेड प्लांट और एनिमल डिकम्पोज हो गए तो जो इनकी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट थे वो सारे कहाँ आ गए, दोबारा सॉइल में आ गए। इस तरीके से सॉइल ने अगेन यानी दोबारा प्लांट से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया। इस तरीके से जो अर्थवॉर्म है वो फार्मर्स के फ्रेंड का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड बी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड एंड व्हाट मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज सीड्स। अगर हमें किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, हमें कोई फसल लगानी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हेल्दी और अच्छे सीड्स का सिलेक्शन। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक हेल्दी सीड्स के लिए? द सिलेक्शन ऑफ सीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द सोइंग, क्योंकि अगर आपके सीड्स अच्छे होंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। The good quality of seed should be disease resistance and should produce high yield of crop. अच्छी क्वालिटी का सीड क्या है? जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, जिसमें जल्दी से कोई बीमारी ना हो। दूसरा, वो हाई यील्ड यानी क्रॉप की एक अच्छी खासी मात्रा प्रोड्यूस कर पाए। Good quality of seed should withstand environmental conditions like temperature, rainfall and sunlight. जो अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं वो जो हार्श या कठिन जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनको सहने लायक होने चाहिए, यानी अगर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो उससे सीड पे की क्वालिटी पे कोई असर ना पड़े। रेनफॉल में भी अगर चेंज आता है तो जल्दी से सीड्स खराब ना हो, सनलाइट भी उनको ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। To check the quality of seeds, let's perform an activity that help in understanding the method.
that can be used for separating healthy seeds from the damaged one. ओके, हमने ये तो जाना एक गुड क्वालिटी के सीड्स कैसे होने चाहिए, वो डिजीज रेजिस्टेंस होने चाहिए, हाई यील्डिंग सीड्स होने चाहिए, और इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी रेजिस्टेंस होने चाहिए, विथ मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस को झेलने लायक होने चाहिए। अब ये कैसे पता चले कौन से सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं और कौन से नहीं, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बीकर में, टेक अ बीकर एंड fill half of it with water, put a handful of wheat seeds in this beaker and wait for some time। आपको एक बीकर में पानी लेना है और उसमें जो है एक मुट्ठी wheat seeds को डाल देना है, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखेंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर सम सीड्स which float on surface of water while some of them sink in water। कुछ समय हम बात देखेंगे कि कुछ सीड्स हैं जो पानी के ऊपर आ गए हैं तैरते हुए, कुछ जो है पानी में डूब गए हैं। इससे क्या पता लगा, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं, क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए वो हल्के हो जाते हैं। अब वजन में हल्के हैं तो वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। वहीं जो हेल्दी सीड्स हैं वो हैवियर होते हैं और वो पानी में डूब जाते हैं। Okay, this is well known method for separating good healthy seeds from the damaged ones। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अच्छे सीड्स को खराब सीड से अलग कर सकते हैं। okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कह रहा है एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल्स ओवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो सीड ड्रिल्स है वो मॉडर्न टेक्निक है, जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हाथों से बीजों को बोया जाता था एक फनल के थ्रू। ठीक है, तो सीड ड्रिल के क्या फायदे हैं? सीड ड्रिल्स हैव ग्रेटर एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। नाउ द सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये सीड ड्रिल्स जो है हम ट्रैक्टर की हेल्प से इन्हें यूज कर सकते हैं। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। सीड ड्रिल जो है सीड्स को यूनिफॉर्मली यानी समता से इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे और बराबर डेप्थ पे सीड्स को बोते हैं। It ensured that seed gets covered by soil after sowing. This protects seeds from being eaten by the birds. सीड ड्रिल्स की एक खास बात है, जैसे जैसे वो बीज डालते जाते हैं, सीड ड्रिल में ये भी एक टेक्निक में ये भी एक है कि वो सारे सीड्स को मिट्टी से कवर करते जाते हैं, ताकि जो सीड्स हैं वो चिड़िया या बर्ड्स के द्वारा खाए ना जाए। Seeing sowing by using a seed drill saves time as well as लेबर, क्योंकि ये मॉडर्न मशीन है, मॉडर्न टूल है, तो ये टाइम के साथ साथ बहुत सा लेबर कॉस्ट भी बचाता है। सो थैंक यू एवरीवन for watching the video। if you like the video, please like it, subscribe and share it, and if there is any doubt, please share it in the comment section, and for joining the regular slots for the online classes, you can contact on the given WhatsApp number। Thank you।